लोकसभा चुनाव के नतीजों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे ही राजस्थान के प्रसिद्ध फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लोकसभा चुनाव मतदान के 5 चरणों पूरे हो चुके हैं। बाकी के 2 चरण का मतदान 25 मई और 1 जून को होगा। अब इस बात को लेकर अटकलें तेज हो कि कौन सी पार्टी बहुमत हासिल करेगी और केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। फलौदी सट्टा बाजार का सटीक भविष्यवाणियों का इतिहास रहा है, फिर चाहे वह चुनाव हो, क्रिकेट मैच हो या मौसम की भविष्यवाणी हो। फलौदी सट्टा बाजार भाजपा के दमदार प्रदर्शन की बात कर रहा है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है कि बीजेपी 13 मई 2024 तक लगभग 300 सीट जीतेगी। इसके विपरीत कांग्रेस को केवल 40 से 42 सीट हासिल करने का अनुमान है। यह उनके 2019 के लोकसभा चुनाव में हासिल 52 सीटों से भी कम है। बाकी सीटों का बंटवारा अन्य पार्टियों में होने की उम्मीद है। यदि ये भविष्यवाणियां सच होती हैं तो यह फलौदी सट्टा बाजार के आकलन की सटीकता को मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश में कम मतदान प्रतिशत होने के बावजूद भी बीजेपी को अभी भी 80 में से 62 से 65 सीट जीतने का अनुमान है। वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को 280 से 290 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जैसा फलौदी के सट्टा बाजार में आकलन लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 70 से 85 सीटें मिलने की ही उम्मीद है। फलौदी सट्टा बाजार से संकेत मिलता है कि भाजपा का लक्ष्य यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा करना है। कुल मिलाकर 335 से 340 सीटें जीतने का विश्वास है। अंतिम चरण में मतदान प्रतिशत में वृद्धि से भाजपा की सीटों की संख्या 30 से 35 सीटों तक बढ़ सकती है। अगर बचे हुए 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा हाई हो जाता है तो और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहिल दोहन जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हम बात करें फलौदी के सट्टा बाजार की, काफ़ी ज़्यादा पुराना सट्टा बाजार है और इसके जो अनुमान होते हैं, इसकी जो भविष्यवाणियां होती हैं वो ज़्यादातर सही पाई जाती हैं। अब इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 320 प्लस सीट जीतने का अनुमान बताया था, तो उससे ज़्यादा ही बीजेपी को सीट मिलती दिखाई दी। तो इस हिसाब से लगता है कि बीजेपी पहला पुराना प्रदर्शन यहाँ पर दोहराती हुई नजर आ रही है। आप क्या मानते हैं? जी नमस्कार पुष्पेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं फलौदी जी थोड़ा बताना चाहूंगा। इसका इतिहास काफी पुराना है जी। 19वीं सदी के आखिर में तो इसने ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का रूप ले लिया था, जो बिल्कुल ऑब्वियसली लीगल है। पर जोधपुर के जिले के पास पड़ता है ये फलौदी। अब तो बाद में अब खुद भी जिला बन गया है ये, पर जोधपुर डिवीजन में पड़ता है। तो यहाँ सट्टा लगाने की शुरुआत इस बात से हुई, चूंकि इस एरिया में, इस क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत रहती है, पानी का अभाव है। तो इस बात से इन्होंने शुरू किया सट्टा लगाना कि आज बारिश होगी या नहीं जी। तो ऐसे लगाते लगाते यहाँ पर हर बात पर सट्टा लगने लगा कि जो सामने जो आदमी जा रहा है वो दाई गली में मुड़ेगा या बाई गली में जी। चलते हुए कोई अपना जूता उछाल देता था कि किस तरफ गिरेगा जी। कहीं पर अगर 2 सांडों की लड़ाई हो रही है, यहाँ तक कि उस पर भी सट्टा लगा देते थे कि कौन सा सांड जीतेगा जी। उसके बाद जैसे जैसे देश हमारा आगे बढ़ा तो उन्होंने राजनीतिक सट्टा भी इस पे लगने लगा। और यहाँ तक कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारे ब्रोकर फलौदी के हैं, और अब तो आईपीएल वगैरह से लेकर राजनीति से लेकर हर चीज में सट्टा लगता है। पर ये सबसे फेमस अपने राजनीतिक सट्टे के लिए ही है जी। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे दिसंबर के आखिर में जी, यहाँ पर इनका जो एनालिसिस था मिक्स साबित हुआ था जी। मध्य प्रदेश में इन्होंने कांटे की टक्कर बताई थी जी, पर वहां बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप किया। साहिल जी, अगर हम फलौदी के सट्टा बाजार की बात करें, ऐसा माना जाता है कि जब ये चुनाव के टाइम पर अपने अनुमान बताते हैं तब इनके जो लिंक हैं हर जिले की हर सीट पर हैं, ऐसा माना जाता है। और फलौदी में ऐसी कोई जगह नहीं है कि वहाँ पर लोग फिक्स रहते हों, वहाँ पर जाकर देखा जाए कि यहाँ पर सट्टा लगता है, ऐसा भी कुछ नहीं बताया जाता है।
साहिल जी? जी आप सही कह रहे हैं। अगर हम बात करें तो एक निर्धारित जगह होती है कि वहां पर सट्टा लगाया जाता है, वहीं से सारी चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन फलौदी में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे कि भाई यहाँ पर सट्टा लगता है, एकदम खाली जगह रहती है। तो ये कैसे अनुमान सटीक बैठ जाता है, कौन कांटेक्ट करता है, और ये इसकी जो गतिविधियां हैं वो कैसे फॉलो की जाती हैं? क्या कुछ अनुमान के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाता है? जी देखिए, इनके जो काफी लोग हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, काफी अच्छी पोजीशन से भी हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स भी इनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई सट्टा में जो भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका आइडिया हमारी बिजनेस कम्युनिटी को सबसे पहले होता है। तो वहां के थ्रू इनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर ये जमीन पर जो लोग हैं या जो इनसे जुड़े हुए हैं अलग अलग देश के इलाकों में, उनसे भी ये बात करते रहते हैं। तो ऐसे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इकट्ठी करते हैं और एक जगह ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक तरह से क्या मतलब पूरी तरह ही गैर कानूनी है, तो एक जगह से संचालित तो ये नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये दिखता नहीं है, बट फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर है। एक तरह से फलौदी का ये ओपन सीक्रेट है कि सबको पता है, बट फिर भी किसी को नहीं पता कि ये कैसे ऑपरेट हो रहा। जी साहिल जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार 62 से 65 सीट मिलने की उम्मीद बीजेपी को है। मतलब पुराना प्रदर्शन बीजेपी यहाँ पर दोहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम खुद आकलन करें तो हर सीट पर, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में कई सीटों पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो लगता नहीं है कि बीजेपी को अब की बार बढ़त मिलेगी, हो सकता है 2-4 सीटों का घाटा हो। लेकिन अगर हम फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो वो पुराने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है बीजेपी की। देखिए, अगर आप ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों से बात करेंगे जो न्यूट्रल है, किसी पार्टी की तरफ अलाइंड नहीं है, तो वो ये मानेंगे कि भाजपा को चाहे 2-4 सीटों का पर नुकसान यूपी में हो रहा है। मतलब 50 से ऊपर उनकी सीटें डेफिनेटली रहेंगी, बट पिछली बार से कम होंगी। 50 से 60 के बीच में उनकी सीटें रह सकती हैं। अब यही सरप्राइजिंग बात है कि फलौदी सट्टा बाजार उन्हें 60-62 सीटें दे रहा है, बट ओवरऑल क्योंकि भाजपा की और भी कई क्षेत्रों से देश में सीटें घट रही हैं, तो अगर यूपी में उनकी सीट वहीं की वहीं भी हैं, तो फिर पूरे देश में तो उनकी सीटें घटनी चाहिए अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से, जैसे कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसीलिए ये एनालिसिस समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट देखो उसकी विश्वसनीयता तो कहीं ना कहीं है ही। मतलब अगर सट्टे बाजार में सबसे बड़ा वो सट्टा बाजार है, तो लगभग इसको आप एग्जिट पोल की तरह ही समझ लीजिए, बट बड़े बड़े एग्जिट पोल्स को भी हमने गलत होते हुए देखा है। तो अगर ये गलत भी साबित हो तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी। साहिल जी, अगर अभी हम देखें तो फलौदी सट्टा बाजार ने 5 चरणों के चुनाव को देखने के बाद यह अनुमान लगाया है, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह भी बताया गया है कि अगर आने वाले 2 चरणों में 30 से 35% वोट और बढ़ जाता है तो बीजेपी की सीटें और भी बढ़ सकती हैं। देखिए, मतलब मेरे लिए ये बात विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मतलब इस देश का मिजाज समझना इतना आसान नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बीजेपी नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में अपने पीक पे जा चुकी है। अगर एक भी सीट का नुकसान होगा तो नुकसान बीजेपी का ही होगा। राजस्थान में की बार क्लीन स्वीप नहीं हो रहा है, हरियाणा में ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, बिहार में भी कुछ सीटें उसकी कम होंगी, और बंगाल में और उड़ीसा में जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें खासकर बंगाल में नहीं बढ़ रही हैं। उड़ीसा में हो सकता है बीजेपी की 2 से 3 सीटें बढ़े। तो मेरे ख्याल से तो किसी भी सूरत में बीजेपी की 300 से ऊपर सीटें तो नहीं आ रही। साहिल जी, अभी आने वाले चरण में दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह चुनाव होना है। दिल्ली में 7 सीटें और हरियाणा में 10 सीटें हैं। आपके हिसाब से बीजेपी को बढ़त मिल सकती है या इन सीटों पर बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटा अब की बार होगा? देखिए, मेरे ख्याल से हरियाणा में सभी सीटों पर कड़ी टक्कर है, बल्कि अगर कुछ सीटों को कंफर्म कहें, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, सिरसा है, ये कांग्रेस की आप कंफर्म सीटें मान सकते हैं। और बीजेपी के लिहाज से सिर्फ गुड़गांव को ही एक सेफ सीट आप कह सकते हैं।
यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करनाल में कड़े संघर्ष में फंसे हुए हैं। हो सकता है वो जीत जाए, बट मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। कांग्रेस ने हरियाणा में अब की बहुत अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं और सडनली जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं माहौल कांग्रेस के पक्ष में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां सैनिकों का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है, पहलवानों का मुद्दा भी है। और अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर 2-3 सीट पर तो जैसे नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, कांग्रेस बीजेपी एकदम सेफ है जी। और यहाँ बाकी सीटों पर कड़ा संघर्ष है, जिसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा या हारेगा। बट 2 या 3 सीट हो सकता है इंडिया गठबंधन दिल्ली में भी जीत जाए जी। डेफिनेटली उनका खाता खुलने जा रहा है दिल्ली में भी जी। अभी साहिल जी, दिल्ली और हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की भी कई सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, और शुरू से ही ये चर्चाएं चल रही थी कि पूर्वांचल को बीजेपी पूरी तरीके से साधने की कोशिश करेगी। लेकिन 2019 में कुछ सीटें ऐसी रहीं जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई, और कुछ सीटों जो बीजेपी ने जीती वो भी काफ़ी कम मार्जिन से। तो पूर्वांचल का अनुमान आपके हिसाब से क्या रहेगा? देखिए, पूर्वांचल में भी अब की बार संघर्ष है जी। हालांकि बसपा का गठबंधन, मेरी आवाज इको कर रही है, आप कुछ ठीक कर सकते हैं इसको? जी जी बिल्कुल, मैं पीसीआर से अभी करवाता हूँ, आप कहिए अपनी बात जी। तो पूर्वांचल में अब की बार कड़ा संघर्ष है जी। कुछ सीटें तो बीजेपी बड़ी आसानी से जीती जाएगी, जिसमें सबसे प्रमुख वाराणसी की सीट है जी। उसमें बस मार्जिन का इश्यू है कि मोदी जी का मार्जिन कितना पड़ता है जी। कुछ सीटें पिछली बार कम मार्जिन से जीती थी, जैसे मुझे लग रहा है आजमगढ़ अब की बार उनके हाथ से निकल सकता है। सुल्तानपुर में भी कड़ा संघर्ष होगा, मछली शहर में भी कड़ा संघर्ष है जी। और गाजीपुर भी मुझे लगता है अब की बार भी इंडिया गठबंधन ही निकाल लेगा। वहां भाजपा ने बड़ा ही कमजोर प्रत्याशी उतारा जी। तो कड़ा संघर्ष रहेगा, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, बट फिर भी ज्यादा सीटें मुझे लगता है भाजपा ही जीतेगी जी पूर्वांचल में। बिल्कुल साहिल जी, और पूर्वांचल में जब हम बात करते हैं तो एक सीट का जिक्र जरूर किया जाता है, जौनपुर। अब जौनपुर में बीएसपी से पिछली बार वहां पर सीट को फतेह किया गया, लेकिन अब की बार भी धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया था। लास्ट टाइम पर बीएसपी ने उनसे टिकट वापस ले लिया। अब धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन किया, तो कृपा शंकर सिंह की सीट वहां पर फिलहाल सेफ मानी जा रही है कि बीजेपी वहां से जीत सकती है। अगर बीएसपी से धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती तो क्या बीजेपी को वहां से हार का सामना करना पड़ सकता था? निश्चित रूप से अगर धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती तो वो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में ही आती, क्योंकि कृपा शंकर सिंह भले ही उनका जन्म वहां पे हुआ हो, बट उन्हें अपनी सारी राजनीति मुंबई में की है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो एक तो दूसरी पार्टी से आए हैं, ऊपर से सारे राजनीति भी मुंबई की है, तो उनका यहाँ पे प्रचार कुछ जम नहीं पा रहा था। इसीलिए भाजपा ने या जैसे भी धनंजय सिंह को मैनेज किया और फिर बसपा ने उनका टिकट बदला, और अब धनंजय सिंह, अब तो वहां मामला साफ है कि भाजपा वो सीट निकालने जा रही है। बिल्कुल साहिल जी, और अगर हम बड़े स्तर पर देखते हैं, अब की बार जो चुनाव में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार करने से लगी हुई हैं, मोदी जी जिस हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी सभाओं में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हमेशा देखा जाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस उनके निशाने पर हमेशा रहता है। वो शहजादे बोलकर राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो राहुल गांधी भी उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी राजनीति राहुल गांधी और मोदी जी के इर्द गिर्द रह गई है? देखिए, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाने देना चाहिए जी। जिस हिसाब से वो हर भाषण में उनके निशाने पर, खासकर पहले भी कुछ दिनों से इतना निशाना नहीं साध रहे हैं वो जी। और शहजादे कहकर जैसे वो उन पर आक्रमण करते थे जी, तो मुझे लगता है उसका प्रभाव पहले की तरह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे न्याय यात्रा हो, खुद को साबित किया है। उनके भाषणों का स्तर भी सुधरा है, उनके देश की समझ भी बड़ी है, और क्योंकि 10 साल से वो सत्ता में नहीं है, तो अब ये आरोप उन पर चिपकता नहीं है जी। तो इसीलिए अब की बार शायद वोटर्स में इतना ये क्लिक नहीं कर रहा, और वो पप्पू की इमेज से राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं बड़ी तेजी से।
नहीं, बिल्कुल ये बात आपने सही कही है, लेकिन अब की बार जो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और उनके सभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं। कई जगह ऐसे भी देखने को मिला कि वो लोग चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन भीड़ का मनोबल देखकर कार्यकर्ता उनके स्टेज पर आ पहुंचे और उन लोगों को वहां से वापस भी लौटना पड़ा। तो क्या कह सकते हैं कि जितने कार्यकर्ता उनकी रैलियों में उमड़ रहे हैं, जनता उनकी रैलियों में उमड़ रही है, वोट भी उतना ही उनको मिलेगा? देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इतनी धूप में जो भीड़ आ रही है जी, वो अखिलेश यादव या राहुल गांधी को सिर्फ देखने के लिए आएगी, और उसमें यूथ बहुत भारी संख्या में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जोड़ी कुछ ना कुछ यूथ को अपने पक्ष में जरूर आकर्षित कर रही है। जो उन्होंने वादे किए हैं अप्रेंटिसशिप के, उसके बाद किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जी, तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट उत्तर प्रदेश से देखने को मिले जो किसी ने सोचा भी ना हो। जी साहिल जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मायावती किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। लास्ट टाइम पर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन को जरूरत पड़े कुछ सीटों की और सरकार बनाने से कुछ सीटों की दूरी रहे, या भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़े उस टाइम पर ये किंग मेकर का काम करें मायावती? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहां वो अच्छे वोट भी पा रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा त्रिकोणीय संघर्ष ही बना पा रहे हैं। किसी भी सीट को वो जीतने की पोजीशन में नहीं है जी, तो फिर समर्थन देने का तो सवाल ही नहीं आता। और फिर जो भी पार्टी अगर सरकार बनाने नजदीक होगी, मुझे लगता है बसपा उसको समर्थन, अगर उनके कोई सांसद आते हैं चुन के तो वो कर देगी, बट उनकी ज्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन रहने नहीं वाली। नहीं, बिल्कुल, अगर हम फलौदी सट्टा बाजार की बात माने, उसके अनुमान से हम चीज़ों को देखें तो उसका अनुमान है कि बीएसपी को उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर वहीं सपा की बात करें तो 4 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। देखिए, मतलब मुझे जो लगता है कि सपा ये 4 से 5 सीट बता रहे हैं, बट 8-10 सीटें तो मुझे उनकी एकदम कंफर्म ही लग रही हैं जी। सारी यादव परिवार की सीटें कंफर्म है जी। उसके बाद कुछ सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे रामपुर, कंभल, मुरादाबाद, इटावा तो खैर यादव परिवार की सीट ही हो गई जी। और इधर अगर हम आए तो गाजीपुर की सीट है जी। ऐसे एक दो, जैसे सहारनपुर में खैर वो तो कांग्रेस के खाते में गई है, पर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन कम से कम 25-30 सीटों पे कड़ी मतलब दे रहा है, और आज की डेट में कम से कम 15-20 सीटें जीतने की पोजीशन में तो कम से कम वो है जी। चलिए साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फलौदी के सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो सट्टा बाजार का अनुमान है ये अभी तक के 5 चरणों का अनुमान है। आगे क्या होता है, अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है उसके हिसाब से सट्टा का भी जो समीकरण है वो बदलता रहेगा, वो भाव बदलता रहेगा। आने वाले 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है, अगर उसमें वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है तो फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी को 30 से 35 सीटों का फायदा और हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।